पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कि अगर शुरू से एक बार रिपीट कर देते हैं, सुन लीजिए फिर से एक बार। जो लोग नहीं बनाए बना लेंगे, और नहीं बनेगा तो कोई बात ना, नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। पहला बताए थे, ध्यान रखिए, पहला बताए थे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में अपवर्तन को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की दिशा में अपवर्तन कहने का मतलब कि विचलन। तो एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जा रहा है और विचलित हो जा रहा है प्रकाश किरण, इसका मतलब वो प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। तो पहला अगर आप कहिएगा तो आंसर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, भारतीय कौन है, पहला का आंसर हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन सबका नहीं लिखेंगे, ठीक है। पहला के आंसर क्या लिखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन आंसर, केवल आंसर, ठीक है। दूसरा का आंसर ध्यान रखिएगा क्या कर रहे हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, जैसे कह रहे हैं कि हवा से हो गया, सघन माध्यम जैसे कांच में जाती है तब अभिलंब, तो विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो लिखेंगे प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। क्या लिखिएगा, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, मुड़ जाएगी। किस ओर मुड़ती है, ठीक है, किस ओर, अभिलंब से दूर मुड़ती है या अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, यही ना कर रहे हैं, मुड़ जाती है, ठीक है। देखिए, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मूर्ति, उसके बाद तीसरा का क्या आंसर है, 3 नंबर में कह रहे हैं कि जब प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तब वो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों में से अभिलंब से दूर मुड़ने का तात्पर्य क्या है कि प्रकाश किरण सघन से विरल में गई, सघन से किस में गई होगी। तो कह रहे हैं कि ध्यान रखिएगा कि कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन होगा। तो माध्यम 1 जो होगा अधिक सघन होगा क्योंकि 1 से 2 में जा रही है। तो लिखेंगे कि माध्यम एक प्रकाशीय रूप से क्या होगी, अधिक सघन क्या करें है, सघन है, ठीक है। तीसरा, चौथा आपको ध्यान देना होगा, ये सारा उत्तर है, ध्यान रखिएगा, कोनो प्रश्न नहीं है, प्रश्न अपना लिख लेना है किताब में। फिर कह रहे हैं कि वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है। तो कल भी बताया कि 3 गुना 10 की पावर कितना, 8 मीटर दूरी कर रहे हैं, सेकंड मत लगा दीजिएगा, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर। परीक्षा में भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसा ना कि दूरी का और मीटर प्रति सेकंड भी ऑप्शन दे दें तो उसमें नहीं टिक करना है, मीटर चाल रहेगा तो वहां पे ध्यान रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड। 5वां नंबर में क्या करें, स्नेल का नियम, इसको लिख देते हैं। स्नेल का नियम आपको बताए थे कि ध्यान रखिए किन्हीं 2 माध्यम हो तथा प्रकाश, ये भी ध्यान रखिए 2 माध्यम का नहीं मतलब एक वर्णीय प्रकाश होगा। अगर सूर्य के प्रकाश होगा तो किसी विशेष रंग के लिए कहेंगे, सूर्य के प्रकाश होगा तो क्या कहेंगे, किसी विशेष रंग के लिए, तो एक वर्णीय प्रकाश के लिए कहेंगे। तो क्या कहेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, किन्हीं 2 माध्यमों, किन्हीं क्या किसी कर देते हैं, किसी 2 माध्यमों तथा प्रकाश के एक विशेष रंग के लिए, प्रकाश के एक विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, इसको बोलिए क्या बोलेंगे, साइन आई, आपतन कोण की जया, तथा दूसरा किसका, अपवर्तन कोण की जया, इसको क्या बोलेंगे, साइन आर, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात
का अनुपात, बोलिए क्या होगा, एक नियतांक होगा, नियतांक होता है। इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। लिख देंगे, ध्यान रखिएगा, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या लिखिएगा, लिखेंगे साइन आई बटा साइन आर बराबर में क्या, नियतांक। ठीक है, यही स्नेल का नियम। अब आप छठा देखेंगे, छठा में क्या कर रहे हैं, 6 नंबर में कह रहे हैं कि अपवर्तनांक की परिभाषा लिखें। लिख देते हैं अपवर्तनांक की परिभाषा। क्या बोले थे, हवा या के चिन्ह लगाइए, निर्वात या शून्य लिख सकते हैं, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको क्या बोलेंगे जी, C0 कहेंगे। तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको बोलिए क्या बोलेंगे, CM की, या खाली C भी बोल सकते हैं। प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का, किस माध्यम का, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल है उस माध्यम का क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, इसको किसके द्वारा सूचित करेंगे, बोलिए किसके द्वारा, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो स्नेल का नियम है ना, इसको एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो नियतांक है ना, नियतांक, इसको इसके बदले में म्यू लिख सकते हैं। हम इसी को लिख सकते हैं कितना, साइन आई बाटा में क्या, साइन आर। ठीक है, बराबर में क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे या का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपवर्तनांक बराबर, क्या लिख लीजिएगा, इसे किसके द्वारा, म्यू, या याद है, एन द्वारा सूचित करते हैं, द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, किया जाता है। अब बताइए कि यहाँ पे म्यू या एन निकालना होगा तो ये कैसे लिखेंगे, म्यू या एन निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, C0 बाटा में क्या, जहां ये क्या है तो कहिएगा हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात किसको बोलेंगे, शून्य। ये भी ध्यान रखिए, किताब उताब में शून्य मिलेगा तो घबराना नहीं है। शून्य में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। बटा में बोलिए तो बटा में क्या होगा, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम का हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। समझ पा रहे हैं क्या? इसका मात्रक पूछे तो बोलिए इसका मात्रक कुछ होगा क्या? नहीं, ये मात्रकहीन होगा, क्योंकि ऊपर भी चाल नीचे भी चाल, तो चाल और चाल का मात्रक बराबर होने की वजह से कट जाता है, इसका कुछ भी मात्रक नहीं बचता है। तो इसको आप लिख सकते हैं, जो लोग नहीं लिखे होंगे जल्दी से 2 मिनट में। कितना हो गया? 6। अभी कौन सा किताब बोले, कौन? भारती भवन का है, ठीक है। इसके बाद 7वां देखते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, कोई भी हम प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, आप लोग घर पे अपना से प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न उसको मत समझ लीजिएगा। 7 नंबर में दिया गया है कि किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। बोलिए, अपवर्तनांक लिखवाए तो उस समय आपको बताए थे, सघन माध्यम विरल माध्यम में भी लिखवाए होंगे तो उस समय बताए होंगे 2 परिभाषा कि सघन माध्यम किसको बोलेंगे, क्या लिखवाए थे कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसको क्या बोलते हैं, सघन माध्यम।
या चाल के आधार पर बताते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है उसको क्या बोलते हैं? सघन। तो पहले किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा बोलिए? लिखेंगे सघन माध्यम का, सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है जी? अधिक होता है। ठीक है, ये 7वां हो गया। 8वां में पढ़िए क्या कह रहे हैं। 8 नंबर में दिया गया है कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। ऐसा 2 सवाल आपको लिखवाए थे। पानी का अपवर्तनांक 1.33, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 और दोनों में बताया गया था। तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखिए क्या, पानी का अपवर्तनांक कितना है? 1.33 है। इस कथन है इस कथन का यह तात्पर्य है कि बताइए क्या? यह तात्पर्य है कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल किसके प्रकाश की चाल से? तब पानी, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल से बताइए कितना ज्यादा? 1.33 गुना क्या है? अधिक है या ज्यादा है? अधिक। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, हाँ बिल्कुल। 9 नंबर में समझिए कि 9 नंबर में क्या दिया है, पढ़िए। कह रहे हैं कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? तो आपको बताए थे पार्श्विक विस्थापन क्या लिखेंगे? कांच के सिल्ली द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की घटना में कौन? आपतित किरण की दिशा, किरण की दिशा तथा निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। फिगर नहीं बना रहे, फिगर बताए थे ना, बना लीजिएगा अपना से। 10 नंबर पढ़िए कि क्या है। 10 नंबर में कह रहे कि जाने के दिए गए चित्र में, ये चित्र कल बताए भी थे, यहाँ समझ लेना, चित्र तो बनाना पड़ेगा। पहला चित्र है, ये आयताकार सिल्ली है कांच के, ये क नंबर है। यहाँ पे कह रहे हैं ये कांच है, क्या है? कांच। ये कांच पूछा जा रहा है क्या? कांच है। उसके बाद ये एक अभिलंब है, आपको अभिलंब, यहां से प्रकाश किरण ध्यान रखिए, कांच से जा रही है हवा में। कहां से कहां जा रही है? तो 3 गो दिया है इसका दिशा, एक गया है इधर, एक और इधर पड़े गया है, और एक ध्यान रखिएगा इधर पड़े गया है। ठीक है, ये इस तरह से है, ये 1 है, ये 2 है, और ये कितना है? 3 है।
कोई परेशानी बुझा दे रहा है क्या? इसको बोले ध्यान रखिएगा, इसको रखा गया पानी में, सॉरी किसमें रखा गया है? पानी में रखा गया है कांच को, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा समझते हैं सिल्ले। यहां से प्रकाश किरण आ रही है, इसको बना देते हैं यहां से ऐसे प्रकाश किरण, यह विलंब हो गया। तो बोलिए ऊपर वाला माध्यम क्या कर रहा है? कर रहा है कि ये तो कांच है, किसमें रखा गया है? पानी में रखा गया है, किसमें? पानी। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ऐसे ये मुड़ गई, समझ रहे हैं ना? फिर यहां से जाने के लिए एक अभिलंब बनाएंगे, ये एक अभिलंब हो गया। अब ये अभिलंब से क्या होगी? दूर भागेगी, ये अभिलंब से ऐसे दूर भाग गई, ठीक है, ऐसे चली गई। अब सवाल में ये कह रहा है कि यहाँ भी ये वाला जो कोण है, यहाँ पे कोण कितना डिग्री है? और यहाँ पे कोण ध्यान रखिएगा आई है, क्या है? ठीक है, थोड़ा सा और बढ़िया बना लेते हैं। यहाँ पे कोण क्या है? आई है। तो पूछ रहा है कि आई बराबर क्या होगा? इसमें आई पूछ रहे हैं कि क्या होगा। दूसरा क्या है? तो 2 नंबर में कह रहे हैं कि कांच की सिल्ली है, ये 6 नंबर है। कितना नंबर फिगर है? इसमें कह रहे हैं कि ये कांच है, कांच, प्रकाश किरण आ रही है हवा से, ऊपर क्या है? हवा, हवा से यहाँ लंबवत, यहाँ 90 डिग्री बना दिया है ना। अब कह रहे इसका किरण रेख खींचना है, कि किरण रेख क्या होगा? हवा है, ये ग नंबर फिगर है। चलिए ये सवाल हो गया, यहाँ पे सवाल हम लिख दिए। अब इसमें कह रहे हैं कि पहला जो दिया गया है क नंबर का, कह रहे हैं कि क नंबर में कि 1 2 3 में कौन निर्गत किरण नहीं हो सकता है? बताइए, जब प्रकाश किरण कांच से पानी में जाएगा तो कांच को सघन मानिएगा या पानी को सघन मानिएगा? तो कांच को सघन मानेंगे, पानी क्या है? विरल। तो कांच से यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो उसका चाल तो बढ़ेगा ना। तो चाल बढ़ेगा तो अभिलंब से दूर मुड़ेगा, यानी अभिलंब से दूर, अभिलंब है तो अभिलंब से दूर है ना, यानी 3 निर्गत किरण होगा। लेकिन सवाल में पूछ रहे हैं कौन नहीं होगा, तो कौन नहीं होगा? तो लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, कौन निर्गत किरण नहीं होगा। तो ये उनके पथ दे दिया गया, तो लिख देंगे, ध्यान रखिएगा कि पथ 1 और 2, पथ 1 तथा 2 निर्गत किरण, निर्गत किरण ये पथ है, नहीं हो सकता है। कोई आपसे पूछेगा क्यों नहीं हो सकता है, तो कारण बता दीजिएगा ना। अरे बोलिए, बताइएगा कि नहीं? क्योंकि कांच से ये जा रही है पानी में, यानी सघन से किस में? विरल में, तो अभिलंब से दूर मुड़ेगी, इसी वजह से ये नहीं होगा, क्योंकि ये अभिलंब की ओर है और ये अभिलंब से दूर है। ठीक है, तो ये हो गया क नंबर के उत्तर। उसके बाद ख नंबर में कह रहा है कि आई के मान कितना होगा। तो कल भी बताए थे जितना आई उतना ही है, क्योंकि ये यहाँ से पारिएगा तो ये सीधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई के बराबर, ध्यान रखिएगा, आई बराबर कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ग नंबर में कह रहे हैं कि इसका पथ बना दीजिए, तो यहीं पे बना देंगे तो चलेगा? बोलिए, लीजिए यहाँ बना देते हैं ना, तो कहिएगा कि नहीं सवाल में क्यों बना रहे हैं हम। क्या चलो देखो, ये क्या है जी? कहिएगा ये कांच है। ऊपर क्या है जी? कहिएगा हवा है। प्रकाश किरण अभिलंबवत आ रही है ना, बोलिए अभिलंबवत आ रही है ना, तो अभिलंबवत ही यहाँ से ध्यान रखिएगा पार हो जाएगी सीधे। यहाँ पे कोण 90 डिग्री बना रही है, तो 90 से ही क्या होगी? पार हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। तो ये कर रहे किरण रे खींचिए, खिंचा गया। तो इसको बना लीजिए, देख लीजिए जल्दी 2 मिनट के अंदर। अरे कम तो दिया इसको, 10 हो गया ना।
आइए 11 नंबर में क्या लेंस कितने प्रकार के बताइए, लेंस कितने प्रकार के बताए? लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे लेंस मुख्य रूप से कई प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो ये बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जनरली कितना प्रकार के माना जाता है? 2 प्रकार के। पहला का नाम अगर पूछ दिया जाए तो बताइए, नहीं बता सकते हैं? उत्तल लेंस। और दूसरा ध्यान रखिएगा कौन सा? अवतल लेंस। अवतल लेंस, हालांकि नाम नहीं पूछा है, सिर्फ पूछ रहे हैं कि लेंस कितने प्रकार के, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कर रहे हैं लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा। 12 नंबर में लेंस के मुख्य अक्ष क्या लिखेंगे? किसी लेंस के बात नहीं, किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा और क्या? तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहेंगे जी? लेंस का मुख्य अक्ष। लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका और कोई नाम है? इसे ध्यान रखिएगा, प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। इसको क्या दिक्कत है? कहीं ये दिक्कत है तो दिक्कत ही दूर होगा ना, ठीक है। अब करें कि पतला लेंस क्या है, तो पतला लेंस 13 नंबर ध्यान रखिएगा। हाँ, अब किताब में कौन करे कि अलग अलग प्रश्न, क्या अलग अलग है नंबरिंग? क्या सब लोग में नहीं है क्या? ये बोलिए, किताबें नहीं है तो तुम लोग क्या कहोगे? हाँ, पतला लेंस समझिए कि पतला लेंस किसको कहेंगे? क्या बोले थे? किसी वह लेंस, ऐसे लिख लीजिएगा, वह लेंस जिसके प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण विचलित होकर सीधे निकल जाती है। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पतला लेंस। पतला लेंस कहते हैं। पतला लेंस कहते हैं, ठीक है। 14 नंबर में दिया गया कि प्रत्येक लेंस के मुख्य फोकस होते हैं। कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस के किस मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है? देखिए, पहले तो ये लिखेंगे प्रत्येक लेंस का यही ना पूछ रहा है। प्रत्येक लेंस के कितना मुख्य फोकस? 2 मुख्य फोकस होते हैं। 2 मुख्य फोकस होते हैं। अब करें कौन सा, ये भी बताया था किस लेंस का कौन सा मुख्य फोकस होता है। एक तो प्राथमिक
मुख्य फोकस कहेंगे, एक द्वितीयक मुख्य फोकस कहेंगे। उत्तल में बोलिए किसको बोले थे? द्वितीयक फोकस को मुख्य फोकस। अवतल में किसको बोले थे? प्राथमिक फोकस को मुख्य फोकस। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। दो मुख्य फोकस होते हैं, जिसे क्या कहेंगे बताइए? जिसे प्राथमिक मुख्य फोकस, प्राथमिक मुख्य फोकस या प्राथमिक फोकस लिख लीजिए, प्राथमिक फोकस एवं द्वितीयक फोकस कहा जाता है। एवं द्वितीयक फोकस, द्वितीयक फोकस कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। फिर इसी में कह रहे हैं कि कौन से लेंस में कौन सा मुख्य फोकस होगा। यहां पे लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में द्वितीयक फोकस को, द्वितीयक फोकस, द्वितीयक फोकस कहने का मतलब क्या? F2 ना। द्वितीयक फोकस F2 को क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस तथा अवतल लेंस में, अवतल लेंस में कौन सा फोकस? प्राथमिक फोकस, जिसको क्या कहेंगे? F1 को ये ध्यान रखिएगा, F1 को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, देखिए आपका क्या नाम है कि ये करिए कि बिना विचलित के सीधे निकल जाए, वो भी ठीक है। कहेंगे वह लेंस जिसके प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित होकर, बिना विचलित हुए सीधे क्या हो जाते हैं? निकल, या विचलित होगी तब वो सीधे निकलेगी, निकलेगी तो सीधे ही निकलेगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पतला लेंस। कोई दिक्कत ना है, ठीक है, लिख सकते हैं। उसके बाद और ध्यान रखिएगा, 15 नंबर में क्या कह रहे हैं समझिए। तो 15 नंबर में कह रहे हैं कि उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसके आकार वस्तु के आकार के बराबर। पूछने वाली बात है, बोलिए उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे? जब 2F1 पर रखेंगे ना, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2F2 पर। तो यहाँ पे कह रहे उत्तल लेंस के सामने लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस के सामने, लेंस के सामने किसी वस्तु को, किसी वस्तु को कहाँ रखिएगा? 2F1 पर रखने पर उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ठीक है, फिर सवाल में पढ़िए कि क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं इसमें। अब कह रहे हैं कि ये तो बराबर हो गया, अब कह रहे हैं कि आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, आकार का ध्यान रखिएगा, आकार के वास्तविक, वस्तु के आकार के वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर से आप पढ़ रहे हैं, समझिए। उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे? 2F1 पर रखने पर उसका प्रतिबिंब जो होगा वस्तु के आकार के बराबर, छूट गया बराबर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समझ रहे हैं ना? 16 नंबर दिख जाएगा ना? देखिए तो उसमें दिख रहा है, दिख जाएगा। फिर कह रहे हैं कि फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की कि अवतल लेंस की? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। यहाँ पे लिखेंगे उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, धनात्मक होती। इतना नोट कीजिए, 2 मिनट।
F1 पर, ठीक है। 20 नंबर में आपको ध्यान दीजिए, मोबाइल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डेट करेगा तुरंत। करे कि कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, यही है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। देखेंगे उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। इतना ही दे देते हैं, बस मोबाइल ध्यान रखिए, खराब हो जाए।